morning student. In the last video we have learned about the types of network and their comparison. Today we will discuss about the network security. So let us start. Network security. How to secure a computer network. अगर हम लोग एक कंप्यूटर नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं तो हमें उसके सिक्योरिटी को भी माइंड में रखना होता है, क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्क में का मीनिंग आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका है कि हम लोग डेटा का ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब डेटा या सिग्नल्स को हम लोग एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर या मल्टीपल सिस्टम पे ट्रांसफ़र करते हैं। अब कुछ फाइनेंशियल डेटा अगर है हमारे पास और अगर हमें उसको ट्रांसफ़र करना है तो उस डेटा का सिक्योर वे में एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक पहुंचना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो इसी कारण से हमें नेटवर्क को सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करना होती है। तो अपन देखते हैं कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है और उसके अंदर सिक्योरिटी को किस प्रकार से इनेबल किया जाता है। नेटवर्क सिक्योरिटी इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी एट द बाउंड्रीज ऑफ नेटवर्क बाय कीपिंग आउट अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड मलवेयर्स। नेटवर्क सिक्योरिटी क्या होती है? एक प्रकार का प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग नेटवर्किंग के थ्रू जब डेटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है तब हम उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं ताकि अनऑथराइज्ड एक्सेस या मलवेयर या या वायरस उस पर अटैक ना कर पाए। तो इसी कारण से हमें नेटवर्क को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक हमारा सिस्टम नेटवर्क में नहीं है तब तक आप अगर उसमें एंटीवायरस नहीं डालें, उसको सिक्योरिटी लो लेवल पे रखें, तब तक भी कोई हमें इशू नहीं होता। लेकिन प्रॉब्लम कब क्रिएट होती है? प्रॉब्लम क्रिएट तब होती है जब हम लोग डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं और डेटा को ट्रांसफ़र करने के बीच में, मतलब डेटा मेरे सिस्टम से अगर निकल रहा है और किसी सामने वाली पार्टी के पास जब डेटा पहुंच रहा है, उसके बीच में जब डेटा ऑन एयर होता है तो उसके हैक होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। और उसी कारण से हमें नेटवर्किंग की प्रोसेस में सिक्योरिटी को एक बड़ा रोल देना पड़ता है, क्योंकि सिक्योरिटी ही हमारे डेटा को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक सिक्योर वे में पहुंचा सकती है। तो अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स होती है उसमें एक तो होता है अनऑथराइज्ड एक्सेस। मान लीजिए मैंने अपने सिस्टम से किसी को डेटा ट्रांसफ़र किया है और बीच में कोई अनऑथराइज्ड तरीके से उस डेटा को एक्सेस कर ले और उस डेटा के फिगर को चेंज कर दे, तो सामने वाले के पास पहुंचने के पहले वो डेटा ऑलरेडी चेंज हो चुका है और उसके डेटा चेंज होने के कारण हो सकता है कि मेरा लॉस हो सकता है कि सामने वाले का लॉस हो, या हो सकता है जो थर्ड पर्सन है बीच में उसका प्रॉफिट हो जाए। तो इस कारण से हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करना कंपलसरी होता है और उसी को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। नेटवर्क सिक्योरिटी थ्रेट्स। इंफॉर्मेशन एंड नेटवर्क सिक्योरिटी कॉमनली रेफर्स टू द 3 डायमेंशनल नॉन एज CIA। हम लोग जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं या नेटवर्क सिक्योरिटी की बात करते हैं तो हम उसको एक पर्टिकुलर डायमेंशन के साथ जानते हैं जिसको हम लोग CIA नाम देते हैं। C का मतलब होता है कॉन्फिडेंशियलिटी, I का मतलब होता है इंटीग्रिटी और A का मतलब होता है ऑथेंटिकेशन। अगर आप किसी सिस्टम में नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं, अगर हम किसी सिस्टम में नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं तो हमारे पास 3 मेजर पॉइंट ऐसे होते हैं जिनके कारण हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करना कंपलसरी होता है। जो भी मैंने आपको बताया, कॉन्फिडेंशियलिटी, हमें हमारे डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी बनाए रखना होती है। इंटीग्रिटी बनाए रखना होती है, इंटीग्रिटी का मीनिंग अपन अभी देखेंगे। ऑथेंटिकेशन बनाए रखना होता है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी के अंदर सबसे पहले आता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस। हमें हमारा डेटा जो है वो हम लोग चाहते हैं कि कॉन्फिडेंशियल रहे, कोई थर्ड पर्सन या अनऑथराइज्ड पर्सन उसको एक्सेस ना कर सके। तो इसी कारण से हम लोग कॉन्फिडेंशियलिटी के फैक्टर को मेंटेन करना चाहते हैं। उसके बाद आता है इंटीग्रिटी, प्रोटेक्टेड अगेंस्ट अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन। इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि जो डेटा आपने प्रिपेयर किया है सामने वाले को भेजने के लिए, वो डेटा में कुछ मॉडिफिकेशन नहीं होना चाहिए, कुछ चेंजेस नहीं होना चाहिए, मतलब उस डेटा की इंटीग्रिटी बनी रहना चाहिए जब तक वो रिसीवर के एंड से निकले, जब तक वो ट्रांसमीटर के एंड से निकले और रिसीवर तक पहुँचे तब तक उस डेटा की इंटीग्रिटी सेम होना चाहिए। लास्ट होता है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नहीं चाहते कि कोई जो भी व्यक्ति उसको एक्सेस करें वो ऑथराइज्ड पर्सन हो। मीन्स हम लोग ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं ताकि हो सकता है कि मुझे अपना कोई डेटा किसी को सेंड करना हो और मल्टीपल लोगों को सेंड करना हो, तो केवल वही लोग उसको एक्सेस कर पाए जिसके पास उसका ऑथेंटिकेशन हो या उसका पासवर्ड हो
या उसको एक्सेस करने की परमिशन हो। तो इसी कारण से हम लोग किसी भी डेटा के साथ ये 3 फैक्टर होते हैं जिनको हम लोग मेंटेन करना चाहते हैं, और इन 3 फैक्टर को मेंटेन करने के लिए ही हम लोग नेटवर्क सिक्योरिटी का यूज़ करते हैं। कौन से 3 फैक्टर हो गए? कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और ऑथेंटिकेशन। इसको शॉर्ट फॉर्म में CIA कहा जाता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनऑथराइज्ड यूज़र, CIA कैन बी वीकन एंड ब्रोकन विद द फॉलोइंग थ्रेड्स। यहाँ पे नीचे कुछ थ्रेड्स लिखे हुए हैं जिसके कारण ये जो CIA 3 फैक्टर की जो बात अपन ने की, वो तीनों फैक्टर अफेक्ट हो सकते हैं या हो सकता है कि उनमें कुछ चेंजेस आ जाए। जैसे फर्स्ट है इंट्रूजन या एक्सेस अटैक। अब इंट्रूजन और एक्सेस अटैक के भी अलग अलग टाइप होते हैं। एक होता है स्नूपिंग, इवास ड्रॉपिंग, स्पैमिंग और फिशिंग। फिर सेकंड होता है डिनाइल ऑफ सर्विस, डॉस अटैक भी कहा जाता है इसे। थर्ड होता है हैकर्स एंड क्रैकर्स, और फोर्थ होता है मलिशियस प्रोग्राम। मलिशियस प्रोग्राम के अंदर वायरस, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्सेस ये सारे इंक्लूड हो जाते हैं। तो अपन अब इनको 1 बाय 1 एक एक करके देखने वाले हैं कि किस चीज़ को, मतलब आपने इसमें तो बहुत सारी टर्म सुनी होगी लेकिन आपको उनके बारे में डिटेल स्टडी नहीं पता होगी या उनके बारे में आपको डिटेल में नहीं पता होगा। तो आज हम लोग उन्हीं को डिटेल में देखेंगे कि किस प्रकार से अलग अलग ये जो फैक्टर्स हैं जो हमारे नेटवर्क सिक्योरिटी को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आएगा intrusion or access attack. In this type of the threat, an unauthorized user attempt to gain the sensitive information stored in the computer. Intrusion या access attack, intrusion का मतलब होता है घुसपैठिया। मतलब अगर हम इसको हिंदी वर्ड में देखना चाहें तो intrusion का मतलब होता है ऐसी चीज़ें या ऐसे व्यक्ति जो किसी अनऑथराइज जगह पर जाने की कोशिश करते हैं। तो इंट्रूजन या एक्सेस अटैक में हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें कुछ यूज़र ऐसे होते हैं जो अटेम्प्ट करते हैं अनऑथराइज्ड जगह पर या अनऑथराइज्ड फाइल को एक्सेस करने के लिए। इसी को क्या कहा जाता है? इंट्रूजन या एक्सेस अटैक। इसके बाद इंट्रूजन और एक्सेस अटैक के जो अपन ने अलग अलग और जो टाइप नाम अपन ने लास्ट स्लाइड में पढ़े थे, उसमें एक होता है स्नूपिंग। स्नूपिंग इट रेफर्स टू द अनऑथराइज्ड एक्सेस ऑफ समवन एल्स डेटा, ईमेल, कंप्यूटर एक्टिविटी और डेटा कम्युनिकेशन। It may comprises monitoring of the keystroke pressed, capturing of password and login information, and interception of email and other private information. अब देखिए स्नूपिंग मतलब क्या होता है? देखिए स्नूपिंग मतलब क्या होता है? It refers to the unauthorized access of someone else data, email, computer activity और data communication. किसी के डेटा को या ईमेल को या कंप्यूटर की एक्टिविटी को या उसके डेटा कम्युनिकेशन को अनऑथराइज तरीके से एक्सेस करना क्या कहलाता है? स्नूपिंग कहलाता है। इट में कंप्राइजेस मॉनिटरिंग ऑफ की स्ट्रोक प्रेस्ड। इसके अंदर और भी चीज़ें होती है, जैसे आप लोग कीबोर्ड के अंदर जो भी कीज़ प्रेस कर रहे हैं तो उसको भी नोट डाउन किया जाता है। आपने कभी किसी बैंकिंग के आईडी पासवर्ड डाले हो तो आपने कभी नोटिस किया होगा पासवर्ड डालते समय एक वर्चुअल कीबोर्ड आपके स्क्रीन पर आ जाता है। वो वर्चुअल कीबोर्ड आते ही इसलिए ताकि आपकी जो की स्ट्रोक है उसको कोई जज ना कर सकें। तो यहाँ पे जिसको हैकिंग करना होती है या जिसको आपके सिस्टम को अनऑथराइज तरीके से एक्सेस करना होता है वो आपके की स्ट्रोक को भी क्या करता है? गेस करने की कोशिश करता है या उसको भी नोट डाउन करता है ताकि आपके पासवर्ड या आईडी या उसके अंदर का डेटा एक्सेस किया जा सके। कैप्चरिंग ऑफ पासवर्ड एंड लॉगिन इन्फॉर्मेशन। ऑब्वियस है की स्ट्रोक अगर सामने वाले को पता है तो वो आपके लॉगिन आईडी और पासवर्ड को पता कर सकता है। एंड इंटरसेप्शन ऑफ ईमेल्स एंड अदर प्राइवेट इन्फॉर्मेशन। और इसके कारण वो क्या कर सकता है कि आपके जो प्राइवेट डेटा है, जो आपकी इन्फॉर्मेशन है, जो आपकी ईमेल आईडी है, वो सारी चीज़ें वो भी एक्सेस कर सकता है। क्योंकि एक सॉफ्टवेयर आता है की स्ट्रोक करके या की प्रेस करके, की लॉगर करके आता है। वो की लॉगर क्या करता है? आपके सिस्टम के सारे जो की स्ट्रोक हैं वो क्या कर लेता है? नोट डाउन कर लेता है। और फिर आपके बाद उस सिस्टम पे जो भी बैठेगा वो उस की लॉगर के लॉग फाइल में जाके चेक कर सकता है कि आपने कौन कौन सी की दबाई थी और कौन कौन सी साइट या वेबसाइट को आपने एक्सेस किया था, और वहाँ से वो आपके टोटल इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है। फिर नेक्स्ट होता है इवास ड्रॉपिंग। इट्स द एक्ट ऑफ द सीक्रेटली लिसनिंग, इंटरप्रिटिंग और समवन एल्स प्राइवेट कम्युनिकेशन और इन्फॉर्मेशन वाइल डेटा इज ऑन इट्स वे ऑन द नेटवर्क। इवास ड्रॉपिंग का मतलब होता है कि जब डेटा या तो ट्रांसमिट हो रहा हो या डेटा का आप एंट्री कर रहे हो या डेटा को आप टाइप कर रहे हो, उस समय सीक्रेट तरीके से
या चुपचाप वहाँ पर खड़े होकर सुनना या उस पर्टिकुलर डेटा को देखना या आपके पासवर्ड को डाले जाते हुए देखना, ये सारी प्रोसेस किस में आती है, इवास ड्रॉपिंग में आती है। कितनी बार जो डेटा ऑन एयर होता है, नेटवर्किंग में होता है, तो उस समय डेटा को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक जाते हुए देखना, हम फिजिकली नहीं देख सकते लेकिन उसको एक्सेस करने के तरीके होते हैं। मतलब भले हम उसमें चेंजेस ना करें लेकिन डेटा क्या पास हो रहा है और क्या वहाँ से रिसीव हो रहा है उसको चेक करना भी क्या कहलाता है, एवास ड्रॉपिंग कहलाता है। और नेक्स्ट है स्पैमिंग रेफर्स टू द सेंडिंग ऑफ बल्क ईमेल बाय एन अनआइडेंटिफाइड सोर्सेज। स्पैमिंग मतलब क्या होता है, अगर आपने जीमेल अगर चलाया होगा तो उसमें एक स्पैम नाम का फोल्डर होता है। वो स्पैम नाम का फोल्डर क्या करता है कि आपको जो बल्क में ईमेल आते हैं वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि जिस पर्टिकुलर सेंडर को आप नहीं जानते आप उसको स्पैम में डाल सकते हैं, तो उससे आने वाले सारे मेल कहाँ इकट्ठे होते चले जाएंगे, स्पैम में इकट्ठे हो जाएंगे। और जब वो स्पैम आपका भर जाएगा या स्पैम बाय डिफ़ॉल्ट हर 3 मंथ में अपने आप क्या हो जाता है, उसके अंदर का डेटा डिलीट हो जाता है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, अनऑथराइज्ड पर्सन से या अनआइडेंटिफाइड पर्सन से आने वाले ईमेल्स को आप लोग क्या कर सकते हैं, स्पैम में डाल सकते हैं। और एक प्रकार से देखा जाए तो ये भी क्या है, इंट्रूजन है या एक्सेस अटैक है, क्योंकि आप लोग नहीं जानते कि सामने वाला कौन है और फिर भी अगर आपको मेल भेज रहा है तो सीधा सा कंसेप्ट है कि मतलब आप अगर चाहे तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। लेकिन हम लोग इतने छोटे छोटे मैटर पे कोर्ट या पुलिस के पास जाना पसंद नहीं करते, इस कारण से हम लोग स्पैम को एक्सेप्ट करते रहते हैं और हमारा ईमेल भराता रहता है। और आपको शायद पता होगा कि जितने भी ये ईमेल आते हैं इनके नीचे अगर आप उस मेल को खोल के देखेंगे तो वहाँ पे अनसब्सक्राइब करने का ऑप्शन होता है। वो अनसब्सक्राइब करने का ऑप्शन इसलिए होता है कि अगर आप उसको अनसब्सक्राइब कर देंगे तो उसके मेल आना बंद हो जाएंगे। ये ऐसा थ्योरेटिकल होता है, लेकिन फिर भी उनके प्रैक्टिकली मेल आते ही रहते हैं और आप लोग चाहे तो उसकी शिकायत कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास इंट्रूजन और एक्सेस अटैक में ही और दूसरे टाइप होते हैं फिशिंग। फिशिंग सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला तरीका होता है किसी की इंफॉर्मेशन को कैप्चर करने के लिए। फिशिंग के अंदर फिशिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ अटेम्प्टिंग टू एक्वायर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सच एज यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल एक्सेट्रा यूजिंग द अ ट्रैप मेल इन विच यूज़र हिमसेल्फ डिस्क्लोजेस देयर प्राइवेट डिटेल्स। फिशिंग क्या होता है, आप लोग कभी अपना जीमेल खोलिएगा, उसमें कितनी बार आपके पास ऐसे मेल आते हैं कि आपको 1 करोड़ की लॉटरी लगी है, या कोई पर्टिकुलर पर्सन आपको कहीं से मेल करेगा कि मेरे पास इतना अमाउंट है और मैं उसको बैंक से एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ तो मुझे आपकी हेल्प चाहिए। या सामने वाला ऐसे कुछ पर्टिकुलर चीज़ें आपके सामने रखेगा जिससे आप अट्रैक्ट होंगे और उस मेल को ओपन करेंगे। और जब मेल को ओपन करेंगे तो वो बातों ही बातों में आपसे यूज़र नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड के नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल या कुछ भी ऐसी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन आपसे पूछेगा जो अपन जनरली किसी को बताते नहीं हैं। और फिर उसी इन्फॉर्मेशन का वो यूज़ करेगा आपके अकाउंट से डेटा को एक्सेस करने में या वहाँ से फाइनेंशियली वैल्यूज़ को या अमाउंट को विड्रॉ करने में। तो ऐसी प्रॉब्लम से बचने के लिए हम लोग जनरली कोशिश करते हैं और आप लोगों से भी कहा जाता है कि जब भी कोई अनआइडेंटिफाइड पर्सन की तरफ से अगर कोई मेल आपको मिलता है तो उस मेल को एक्सेस मत करिए, भले उसमें कितना भी आपके लिए पॉजिटिविटी लिखी हो या कुछ अट्रैक्टिव मैटर उसके ऊपर हो, लेकिन उसको अनआइडेंटिफाइड पर्सन से आने वाले मेल को कभी भी एक्सेस मत कीजिए। क्योंकि आजकल तो और भी नए तरीके आ गए हैं। आप जैसे ही मेल ओपन करते हैं वहाँ पे कुछ पर्टिकुलर लिंक होती है और उन लिंक पे जैसे आप क्लिक करते हैं आपके कंप्यूटर की या आपके लैपटॉप की या आपके मोबाइल की जो डिटेल होती है जो आपके मोबाइल में सेव होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ चली जाती है, जो हैकर है उसके पास चली जाती है। कितनी बार आप लोग जैसे मान लीजिए फेसबुक के एडिक्ट हैं और आपको फेसबुक जब भी मिलता है आप उसको चलाते हैं। अब सामने वाले यूज़र को अगर ये पता है कि आप फेसबुक के एडिक्ट हैं तो वो क्या करेगा, आपको फेसबुक का सेम पेज बना के लॉगिन आईडी पासवर्ड वाला सेम पेज बना के आपको भेजेगा। आप जैसे उस पर लॉगिन आईडी पासवर्ड डालेंगे आपको लगेगा कि आप फेसबुक के अंदर लॉगिन हो रहे हैं जो कि सिक्योर है, लेकिन नहीं, वो सिक्योर नहीं है। वो किसने भेजा है आपको, एक हैकर ने भेजा है। और जैसे आपने लॉगिन आईडी पासवर्ड डाला वो लॉगिन आईडी पासवर्ड कहाँ चला जाता है, हैकर के पास चला जाता है और फिर उसके बाद वो आपके अकाउंट को एक्सेस करने लगता है। तो इस कारण से आप लोगों को कहीं पर भी, मैंने इसके पहले भी कहा था, जब भी आप कोई वेबसाइट खोले तो ऊपर HTTPS ज़रूर देखें।
तो वो एस लिखा हुआ होने का मतलब होता है कि वो सिक्योर्ड है, और वो सिक्योर्ड है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपकी जो वेबसाइट है आप उस पर अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड बिना किसी टेंशन के, बिना किसी झिझक के डाल सकते हैं और डेटा एक्सेस कर सकते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, अगर ऊपर HTTPS नहीं लिखा है तो फिर वहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मत करिए और ना ही वहाँ पे अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड डालिए, क्योंकि वो हो सकता है वो फिशिंग का केस हो और आपको उस कंडीशन में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट है डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। DOS अटैक आर दोज अटैक दैट प्रिवेंट द legitimate user from the accessing or using the resources and information. This type of the attack may be eat up all the resources of the system and computer become to a halt state. देखिए, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक आपने बहुत बार फेस किया होगा। आपका मोबाइल हैंग हो जाता है, ठीक है, आपका लैपटॉप चलाते हैं, डेस्कटॉप आप चलाते हैं, कितनी बार ज़्यादा यूज़ करने के बाद वो हैंग हो जाता है। तो ये जो हैंग होने की प्रोसेस है, एक्चुअल में आपके कंप्यूटर के, आपके लैपटॉप के, आपके मोबाइल के जो प्रोसेसर है उसने सर्विस को प्रोवाइड करने से डिनाई कर दिया है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। और ये क्यों होता है, जब या एक तरीका तो होता है जो जेन्युइन तरीका होता है कि आपका प्रोसेसर बहुत ज़्यादा बिजी है या बहुत ज़्यादा हीट हो गया है, इस कारण वो प्रोसेस को एक्सेस करने से मना कर देता है। या दूसरा कारण होता है कि उसमें कुछ वायरस लग चुके हैं या कुछ उसमें ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, कोई फाइल करप्टेड है, जिसके कारण भी आपका जो प्रोसेसर होता है वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन को चलाने से या एक्सेस करने से मना कर देता है, डिनाई कर देता है। और वो जो डिनाई करने की प्रोसेस होती है वही क्या कहलाती है, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। अब अगर जेन्युइन तरीका है तो उसके लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता, उसके लिए आपको फिर मोबाइल को या लैपटॉप को या डेस्कटॉप को शट डाउन करना होता है। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम आपकी सर्विस अटैक, एक्सेस अटैक को लेकर है या वायरस के कारण है या किसी दूसरे करप्टेड फाइल के कारण है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो रिसोर्सेस हैं आपके वो चलना बंद होते चले जाएंगे और कंप्यूटर के बार बार आपका हॉल्ट स्टेट पे चला जाएगा। आपकी जो फ्री मेमोरी होगी वो सारी फ्री मेमोरी आपको हमेशा ऐसी दिखाई जाएगी जैसे कि वो पूरी फिलअप है या पूरी भरी हुई है, और आपको मेमोरी के नाम पर आपका सिस्टम भरा हुआ लगेगा। जबकि आप लोग अगर फिजिकली देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके मोबाइल में या आपके लैपटॉप में तो बहुत सारी स्पेस है, लेकिन वो फिर भी उसकी जो टोटल स्पेस है वो सारी क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, ऐसा आपका सिस्टम शो करेगा। तो डॉस के भी हमारे पास अलग अलग टाइप होते हैं, डिनाइल ऑफ एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, डिनाइल ऑफ एक्सेस टू एप्लीकेशन, डिनाइल ऑफ एक्सेस टू सिस्टम, डिनाइल ऑफ एक्सेस टू कम्युनिकेशन। अब जैसे डिनाइल ऑफ एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, आप अपने सिस्टम से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। डिनाइल ऑफ एक्सेस ऑफ एप्लीकेशन, कितनी एप्लीकेशन आपके सिस्टम में नहीं चलेगी। डिनाइल ऑफ एक्सेस टू सिस्टम, कितनी बार ऐसा होता है कि सिस्टम ही चालू नहीं होता। डिनाइल ऑफ एक्सेस टू कम्युनिकेशन, कितनी बार ऐसा होता है कि सिस्टम आपका चलता है, एप्लीकेशन चलती है, लेकिन आप किसी से कम्युनिकेट करना चाहते हो, नेटवर्किंग में जाना चाहते हो, तो आप लोग कनेक्ट नहीं हो पाते। तो ये सारी जो रीज़न है वो आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, इंट्रूजन और एक्सेस अटैक के अंदर। अब इसके बाद हम लोग जब नेक्स्ट हमारा वीडियो लेक्चर आएगा तो उसमें अपन हैकर्स और क्रैकर्स की बात करेंगे। We have already learned about the intrusion and access attack, in which we have discussed about the snooping, eavesdropping, spamming, phishing and denial of services. Today we have to discuss about the hackers and crackers. So the next topic is hackers and crackers. Hackers and crackers. In context of the computer security, a hacker is someone who seeks and exploit weakness in computer system और कंप्यूटर नेटवर्क। अब अगर हम लोग कंप्यूटर सिक्योरिटी के बारे में बात करें तो उसमें हम लोग अगर हैकर्स की बात करें तो हैकर्स क्या होता है, एक ऐसा पर्सन होता है या एक ऐसा सिस्टम होता है जो किसी पर्सन द्वारा ऑपरेट किया जाता है और उसकी कोशिश ये रहती है कि वो किसी ऐसे सिस्टम को सर्च आउट करे जो वीक हो, वीक इन द सेंस ऑफ सिक्योरिटी, ताकि उसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको गैदर किया जा सके या उसको एक्सप्लॉइट किया जा सके। Hackers may be motivated by various reasons such as profit, protest और challenge। अब हैकर्स या हैकिंग ये किए जाने के कुछ मेन रीज़न होते हैं, जैसे प्रॉफिट करना। प्रॉफिट मीन्स हो सकता है कोई हैकर फाइनेंशियली आपकी वेबसाइट को हैक करता है, उसके बदले में आपसे रैंसम को
डिमांड करता है, या हो सकता है कि वो आपको लॉस पहुंचाना चाहता हो और अपना खुद का प्रॉफिट करना चाहता हो। उस कंडीशन में भी हैकिंग की जाती है। प्रोटेस्ट करने के लिए भी हैकिंग की जाती है। कितने ही प्रोटेस्टर्स अपनी बात को आगे तक पहुंचाने के लिए या सामने वाले तक पहुंचाने के लिए उनकी वेबसाइट्स को या उनके डेटा को हैक कर लेते हैं। एंड चैलेंज भी एक प्रकार का देखा जाए तो हैकिंग के लिए एक रीज़न हो जाता है, क्योंकि कितनी बार आपस में लगे हुए चैलेंज के कारण भी हैकिंग की प्रोसेस की जाती है। तो ये मेन रीज़न है जिसके कारण हैकिंग की जाती है। दे आर एक्सपर्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर हु कैन ब्रेक सिक्योरिटी टू गेन द कंप्यूटिंग रिसोर्सेज एंड मे एक्सप्लॉइट प्राइवेसी। अब ये हैकर्स होते कौन हैं? तो अगर हम लोग हैकर्स की बात करें तो हैकर्स एक प्रोग्रामर होते हैं और वो इतने एक्सपर्ट होते हैं कि वो सिस्टम की जो सिक्योरिटी होती है उसको ब्रेक कर देते हैं, और सिक्योरिटी को ब्रेक करने के बाद उस सिस्टम से जो डेटा होता है उसको गेन करने की कोशिश करते हैं, रिसोर्सेज को गेन करने की कोशिश करते हैं, या हो सकता है कि वहाँ की जो प्राइवेसी है या उस सिस्टम की जो प्राइवेसी है उसको क्या करते हैं, वो डिस्ट्रॉय करते हैं। क्लियर है? अब हम लोग हैकर्स की बात कर रहे हैं तो हमारे पास दो टाइप के हैकर्स आपको सुनने को मिलेंगे। एक होता है, फर्स्ट वन इज़ वाइट हैट हैकर्स। अब वाइट हैट हैकर्स क्या होता है? अब वाइट हैट हैकर्स ब्रेक द सिक्योरिटी फॉर नॉन मैलिशियस रीजन, perhaps to test their own security system or while working for a security company which make security software. The term white hat refers to an ethical hacker. देखिए वाइट हैट हैकर्स जो होते हैं, वैसे देखा जाए हैकर एक अपने आप में नेगेटिव टर्म है, और जो हैकिंग करते हैं वो देखा जाए तो उनको एक मतलब इलीगल तरीका माना जाता है हैकिंग करना। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पर हैकिंग कंपलसरी हो जाती है। जैसे जितनी भी हमारी जो जांच एजेंसियां हैं, जैसे सीबीआई हो गई, एफबीआई हो गई, सीआईए हो गई या आईबी हो गई, पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, तो एक्चुअल में ये लोग जो हैकिंग करते हैं ये हैकिंग करते हैं किसी केस को सॉल्व करने के लिए, या ये हैकिंग करते हैं किसी के डेटा में कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए ताकि हमारी कंट्री का कुछ यहाँ पर फ़ायदा हो सके। तो ये जो हैकिंग होती है ये कहलाती है वाइट हैट हैकिंग, और इसको करने वाले जो लोग होते हैं वो कहलाते हैं वाइट हैट हैकर्स। इन्हें इथिकल हैकर्स भी कहा जाता है। तो हैकिंग टोटली नेगेटिव वर्ड नहीं है। हमारे जितने भी एजेंसीज़ हैं जो देश की रक्षा के लिए काम करती है वो इन हैकिंग्स का या इन हैकर्स का यूज़ करती है, और ये हैकर्स गवर्नमेंट को हेल्प करते हैं किसी भी गलत जगह पर हैकिंग अगर की गई है तो उसको रिजॉल्व करने में। अब कितनी ही सॉफ्टवेयर कंपनियां होती है जो एंटीवायरस क्रिएट करती हैं या अपने सिक्योरिटी सिस्टम को चेक करना चाहती है, तो वो भी बाय डिफ़ॉल्ट हैकिंग की प्रोसेस अप्लाई करके देखती है कि उनका सिस्टम सिक्योर्ड हुआ है या नहीं हुआ है। कितने ही कंपनीज ऐसी है जो एंटीवायरस बनाती है, वो एंटीवायरस चेक करने के लिए भी हैकिंग करके देखती है। तो ये जितने भी हैकर्स होते हैं ये सारे हैकर्स कहलाते हैं वाइट हैट हैकर्स, और इन्हें या तो इथिकल हैकर्स भी कहा जाता है। आप लोगों को शायद पता नहीं हो, मैं बता दूं कि जो वाइट हैट हैकर्स है या इथिकल हैकिंग है ये हमारे देश में सिखाई जाती है। तो आप में से कोई भी इंटरेस्टेड हो तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं हैकिंग के लिए, और उसका एक कोर्स होता है वो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और सीख सकते हैं कि किस प्रकार से आप लोग गवर्नमेंट की हेल्प कर सकते हैं। देन आफ्टर दैट वी हैव ब्लैक हैट हैकर्स। A black hat hacker is a hacker who violates the computer security for the maliciousness or personal gain. अब ब्लैक हैट हैकर्स जो होते हैं वो कंप्यूटर की सिक्योरिटी को ब्रेक करते हैं, लेकिन वो जो सिक्योरिटी को ब्रेक करते हैं वो उनके पर्सनल यूज़ के कारण या किसी मलिशियसनेस मतलब उनके अंदर कुछ खोट है उसके कारण वो क्या करते हैं, सामने वाले के सिस्टम को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं या हैकिंग करने की कोशिश करते हैं। तो इन्हें क्या कहा जाता है, ब्लैक हैट हैकर्स। ब्लैक हैट हैकर्स कैन क्रैक पासवर्ड और सिक्योर नेटवर्क टू डिस्ट्रॉय और थेफ्ट डेटा और मेक द नेटवर्क अनयूजेबल। जो ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं वो पासवर्ड को क्रैक करने की कोशिश करते हैं या जो नेटवर्क है उसको डिस्ट्रॉय कर वहाँ से डेटा को थेफ्ट करने की, चोरी करने की कोशिश करते हैं, या हो सकता है कि वो हमारे नेटवर्क को अनयूजेबल बना दें ताकि हम लोग हमारी जो नेटवर्किंग है,
हम उसको क्रिएट ना कर पाए या एक्सेस ना कर पाए। ब्लैक हैट हैकर्स ऑल्सो रेफर्ड एज क्रैकर्स। जो ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं उन्हें क्रैकर्स भी कहा जाता है, क्योंकि वो क्रैकिंग की प्रोसेस करते हैं, वो चीज़ों को तोड़ने की और डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। इसी कारण से उन्हें क्या कहा जाता है, क्रैकर्स भी कहा जाता है। क्रैकर्स कीप द अवेयरनेस ऑफ द वल्नरेबिलिटीज टू देमसेल्व्स फॉर पर्सनल गेन एंड डू नॉट नोटिफाई द जनरल पब्लिक और मैन्युफैक्चरर फॉर इट्स करेक्शन। अब जो क्रैकर्स होते हैं वो हमेशा इस बात के लिए तैयार रहते हैं कि उनको सामने वाले का मतलब उनके खुद के पर्सनल गेन के लिए वो सामने वाले की जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसको टोटली ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। ये पब्लिकली ठीक ना हो पाए या मैन्युफैक्चरर मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जिसके कारण क्या होता है इन चीज़ों को सुधार पाना मुश्किल होता है। अब मैं आपको कुछ एक जनरल जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाह रहा हूँ कि जैसे इंडिया के जो हैकर्स हैं, शायद आपको पता हो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो एक साइबर वॉर इंडिया पाकिस्तान या इंडिया चाइना इनके बीच में चलता रहता है। पाकिस्तान के जो हैकर्स हैं वो हमारे यहाँ की गवर्नमेंट वेबसाइट को हैक करने की कोशिश करते रहते हैं और उसके ऊपर अपना झंडा लगाकर या अपना फ्लैग लगाकर अपने मैसेज डालते हैं। फिर हमारे यहाँ के जो हैकर्स होते हैं उसके रिप्लाई में फिर वापस से हैकिंग उनके वेबसाइट्स को हैकिंग करते हैं और फिर उनके वेबसाइट से हैकिंग करने के बाद उस पर अगर कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है तो वो गेन करने की कोशिश करते हैं और फिर अपने यहाँ का फ्लैग उनके वेबसाइट पर डाल देते हैं या वहाँ पे कुछ मैसेज छोड़ देते हैं। तो ये प्रोसेस चलती रहती है। मतलब हमारे यहाँ पे बहुत हैकर्स हैं या बहुत सारे हैकर्स ऐसे होते हैं जो अपने पर्सनल गेन के लिए भी ऐसी प्रोसेस करते हैं और कुछ हैकर्स ऐसे होते हैं जो कंट्री साइड से मतलब हमारे देश के लिए भी हैकिंग करते हैं। तो हम लोग जनरली उन हैकर्स को जो किसी का लॉस नहीं कर रहे या अपनी कंट्री के लिए काम कर रहे हैं या गवर्नमेंट की हेल्प कर रहे हैं, उन हैकर्स को हम लोग एथिकल हैकर्स में रखते हुए उनकी हेल्प लेते हैं। कितनी सॉफ्टवेयर कंपनीज होती है वो क्या करती है, हैकर्स को अपॉइंट करती है, क्योंकि सॉफ्टवेयर कंपनीज़ में हैकिंग अगर हो जाती है तो उनका बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस क्रिएट हो सकता है। इसी कारण से कुछ कंपनीज़ जो सॉफ्टवेयर कंपनीज है वो हैकर्स को भी हायर करती हैं ताकि उनके सिस्टम में जो सिक्योरिटी में खामियां हैं, जो कमी है, उसको पता लगाया जा सके, क्योंकि हैकर्स को पता होता है कि सामने वाला हमारे सिस्टम को किस प्रकार से और कहां से क्रैक कर सकता है। तो कितनी ही सॉफ्टवेयर कंपनियां हैकर्स को हायर करती है अपने कंपनी के सिक्योरिटी के लिए, और कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं या कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैं ऐसा लोग कहूँगा, कंपनी नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सामने वाली कंपनी को लॉस पहुँचाने के लिए अपने प्रॉफिट के लिए हैकिंग करते हैं। तो ये जो ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं ये कितनी बार वेबसाइट को हैक करने के बाद या किसी बैंक का डेटा पूरा करप्ट करने के बाद, या अभी शायद आपने न्यूज़पेपर में कभी पढ़ा हो कि कितनी जगह पर हैकिंग की प्रोसेस हुई है और उसके बदले में एक बड़ा सा अमाउंट हैकर्स द्वारा मांगा गया है कि अगर हम आपका डेटा रिलीज़ करते हैं तो आपको फाइनेंशियली बहुत बड़ा क्राइसिस हो जाएगा, या उसमें चेंजेस करते हैं तो उसमें आपको फाइनेंशियली बहुत बड़ा क्राइसिस हो जाएगा। अगर आप ये क्राइसिस बचाना चाहते हैं तो आप हमें इतना अमाउंट दे दीजिए। तो ये जो प्रोसेस होती है जनरली क्रैकर्स करते हैं। ठीक है, हैकर्स को हम लोगों ने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, एक था ब्लैक हैट हैकर्स और एक था वाइट हैट हैकर्स। वाइट हैट हैकर्स को हम लोग अच्छी कैटेगरी में रख सकते हैं, उन्हें गुड पीपल में रख सकते हैं, लेकिन जो क्रैकर्स होते हैं या जो ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं वो हमें लॉस पहुँचाने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो उन्हीं लोगों से बचने के लिए या क्रैकर्स से बचने के लिए ही हम लोगों को नेटवर्क को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी होता है। क्लियर है? अब इसके बाद अपन और देखते हैं भी नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है मलिशियस प्रोग्राम थ्रेट्स। जो मलिशियस प्रोग्राम थ्रेट्स होते हैं मतलब कुछ प्रोग्राम, अब हैकर्स जो होते हैं, अपन अभी जैसे हैकर्स की बात की, तो जो हैकर्स होते हैं वो किस प्रकार से हमारे सिस्टम में इंटर कर जाते हैं या वो ऐसी क्या प्रोसेस करते हैं जिससे वो इजीली हमारे सिस्टम को मतलब उसको करप्ट कर सकते हैं या उसमें हैकिंग की प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये कुछ रीज़न होते हैं नीचे आपको दिए में। हमने अभी तक ये सुना है कि सिस्टम के अंदर केवल वायरस होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे मलिशियस प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो वायरस का काम करते हैं और उनके अलग अलग कैटेगरी होती है। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं वायरस की, क्योंकि आप लोग वेल फैमिलियर हैं वायरस के साथ।
पहला है वायरस। कंप्यूटर वायरसेस आर मैलिशियस एंड सेल्फ रेप्लिकेटिंग कोड्स प्रोग्राम्स दैट कॉजेज डैमेज टू डेटा एंड फाइल्स ऑन द कंप्यूटर सिस्टम। अब अगर मैं कंप्यूटर वायरस की बात करूं तो ये क्या होते हैं, मैलिशियस और सेल्फ रेप्लिकेटिंग कोड्स होते हैं, या प्रोग्राम भी बोल सकते हैं इनको, जिसके कारण हमारे जो सिस्टम की डेटा फाइल्स होती है, डेटा होता है, वो क्या हो जाता है, डैमेज होता चला जाता है। मतलब कुछ, अब वायरस जो होते हैं वो ह्यूमन बीइंग में होने वाले वायरस जैसे नहीं होते, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होते, ये एक प्रकार के फाइल ही होती है, एक प्रकार का कोडिंग होता है। और वो कोडिंग क्या करता है, आपके सिस्टम की जो डेटा फाइल्स हैं या जो आपके सिस्टम के कॉन्फिडेंशियल डेटा है उनको क्या कर देता है, करप्ट कर देता है, या उनको एक्सेस होने से रोकता है, या उसको डिलीट कर देता है, या कुछ फाइल ऐसी होती है जो अपनी ही कॉपी जस्ट बनाती चली जाती है। तो ये जो चीज़ें हैं ये सब वायरस कहलाती है। तो ये वायरस क्या होते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं। सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए मेरे सिस्टम में कोई वायरस आया है किसी पर्टिकुलर फोल्डर के नाम से, तो वो फोल्डर अपने आप क्रिएट होता चला जाएगा हर जगह, हर ड्राइव के अंदर। तो मुझे समझ में आना चाहिए कि ये क्या है, वायरस है। फिर नेक्स्ट होता है वॉर्म। वॉर्म आपने सुना नहीं होगा, लेकिन ये भी एक वायरस का ही टाइप होता है। It is also a self-replicating program which its entire disk space or memory. It copies itself until all the disk space or memory is filled. अब worms जो होते हैं ये भी एक प्रकार से सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम होते हैं। सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मतलब होता है ये खुद ही एग्जीक्यूट हो जाते हैं और खुद अपने जैसी ही फाइलें बनाते चले जाते हैं। अब ये जो वॉर्म्स होते हैं ये क्या करते हैं, आपकी जितनी मेमोरी के अंदर या डिस्क के अंदर जितनी मेमोरी है उस पूरी मेमोरी को खा जाते हैं। अब खा जाते का मतलब यहाँ पर ये है कि आपके उसमें मेमोरी पूरी ब्लैंक है, लेकिन वो हमेशा क्या दिखाएगा कि आपके उसमें मेमोरी की प्रॉब्लम है या आपके उसमें मेमोरी की स्पेस नहीं है। तो यहाँ पर जो वॉर्म्स होते हैं वो आपकी खाली मेमोरी को भरी हुई दिखाते हैं। तो इस कारण से भी हमें क्या होता है, हम कोई नई चीज़ या कोई नया डेटा उसके अंदर सेव नहीं कर पाते, क्योंकि हमें मेमोरी कैसी दिखाई देती है, भरी हुई। इट कॉपीज इट सेल्फ अंटिल ऑल द डिस्क स्पेस और मेमोरी इज फिल्ड। और ये तब तक अपनी कॉपी बनाते चले जाते हैं जब तक आपकी पूरी डिस्क भर नहीं जाती। मतलब आपके डिस्क भले बहुत बड़ी साइज़ की अगर आपके पास डेटा स्टोरेज है, और डेटा स्टोरेज में आपने मुश्किल से बहुत छोटा सा डेटा अपना पर्सनल रखा है, और अगर उसमें वॉर्म्स आ गए तो वो क्या करेंगे, बाकी की जो खाली स्पेस है उसको अपनी ही कॉपी बना के पूरा भर देंगे। और जब ऐसा होगा तो आपकी जो बड़ी सी डिस्क है या डेटा स्टोरेज है वो हमेशा आपको कैसा दिखेगा, भरा हुआ दिखेगा, जबकि वो है बहुत खाली। ट्रोजन हॉर्स, ये सबसे ज़्यादा आपको ट्रोजन हॉर्स जनरली आपको सभी सिस्टम में मिल जाएंगे। इट इज़ अ प्रोग्राम दैट अपीयर्स हार्मलेस लाइक यूटिलिटी प्रोग्राम बट एक्चुअली परफॉर्म मलिशियस फंक्शन सच एज डिलीटिंग डैमेजिंग फाइल्स। अब जो ट्रोजन हॉर्स होते हैं, ट्रोजन हॉर्स एक प्रकार से देखा जाए तो ये हार्मलेस होते हैं। हार्मलेस मतलब ये हमें ऐसा लगता है कि ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे, लेकिन धीरे धीरे ये क्या करते हैं, आपकी जो डैमेजिंग फाइल्स होती है या आपकी जो फाइल्स होती है उसको क्या करते चले जाते हैं, डिलीट करते चले जाते हैं या डैमेज करते चले जाते हैं। तो ट्रोजन हॉर्स भी एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उसके बाद स्पाईवेयर। स्पाईवेयर इज़ अ प्रोग्राम designed to spy on your activities and report this data to people willing to pay it either legal or illegal purpose. It is get installed in your system without your consent as a file or get downloaded from the website or internet. अब जो स्पाईवेयर होते हैं ये एक प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, और ये सॉफ्टवेयर जानबूझकर आपके सिस्टम में डाले जाते हैं ताकि आपके सिस्टम की एक्टिविटी को जज किया जा सके। अब ये जो चीज़ होती है इसको करने के लिए बहुत तरीके होते हैं। आपका सिस्टम कोई और यूज़ कर रहा है तो वो उसमें स्पाईवेयर एक डाउनलोड कर देगा या उसमें डाल देगा और उसको इंस्टॉल कर देगा। फिर आप लोग जब उस सिस्टम पर कोई एक्टिविटी करने बैठोगे तो आपकी सारी एक्टिविटी रिकॉर्ड हो जाएगी। कितनी बार आप लोग कोई फाइल डाउनलोड करते हैं तो फाइल डाउनलोड के साथ ही ये जो स्पाईवेयर है ये अपने आप क्या हो जाता है, उसके साथ डाउनलोड हो जाता है और इंस्टॉल भी हो जाता है। और ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि हो सकता है कोई व्यक्ति आपकी इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन निकालना चाहता हो और उस पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए वो इस प्रकार का स्पाईवेयर यूज़ करे। अब ये जो प्रोसेस होती है ये लीगल तरीके से भी होती है और इलीगल तरीके से भी होती है। इलीगल तरीके से हो रही तो वो आपका ब्लैक हैट हैकर्स कर रहे हैं, और लीगल तरीके से हो रही है तो आपका वाइट हैट हैकर्स ये प्रोसेस कर रहे हैं। क्लियर है? तो ये दोनों चीज़ें अपन मतलब हैकिंग में रख सकते हैं।
Last one is adware. Adware are the program that deliver unwanted ads to your computer in pop-up form. They consume network bandwidth. It is similar to the spyware but it may installed with your consent. Adware जो होते हैं ये अनवांटेड एड्स होते हैं जिनको देख के हम लोग इरिटेट होते हैं, ठीक है, और ये पॉपअप के फॉर्म में आते हैं. पॉपअप मतलब होता है कि आप कुछ स्क्रीन पे काम कर रहे हो, जनरली एक मैसेज सामने प्रकट हो जाएगा, उसको पॉपअप कहा जाता है. तो ये जो मैसेज होते हैं ये अनवांटेड एड्स होते हैं और ये अनवांटेड एड्स आपकी परमिशन से ही आपके सिस्टम में आते हैं. तो इनके आने से क्या होता है, ये एक प्रकार से स्पाईवेयर होते हैं. स्पाईवेयर बाय डिफ़ॉल्ट आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है, जबकि जो एडवेयर होता है वो आपके कंसेंट से ही क्या होता है सिस्टम में एंटर कर पाता है. लेकिन इसके एंटर करने से क्या होता है, आपका सिस्टम जो है उसकी बैंडविड्थ कम होती चली जाती है और आपको नेट फ्लो मिलता है. तो ये कुछ अपन ने क्या देखा है, प्रोग्राम के थ्रेड्स देखे, मैलिशियस प्रोग्राम के थ्रेड्स जो हमें हमारे सिस्टम में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं. और प्रॉब्लम क्रिएट करने के कारण यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग सिस्टम को प्रॉपरली एक्सेस नहीं कर पाते. अब जब हमारा नेक्स्ट वीडियो बनेगा तो उसमें हम लोग नेटवर्क सिक्योरिटी प्रिंसिपल की बात करेंगे और इसके आगे के टॉपिक पढ़ेंगे. नेटवर्क सिक्योरिटी प्रिंसिपल. The entire computer and network security is based on the some safeguard designed to protect to a computer system from threats. अब कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी जो होता है ये एक प्रकार का सेफगार्ड होता है जो क्यों डिज़ाइन किया जाता है, ताकि हम लोग कंप्यूटर सिस्टम को क्या कर सकें, थ्रेट से बचा सकें. अब ये कितने टाइप का होता है या कैसा होता है, तो फर्स्ट वन इज़ एक्टिव प्रोटेक्शन. इंस्टॉलेशन ऑफ प्रोग्राम एंड फायरवॉल फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायरसेस, स्पाईवेयर, एडवेयर एंड पीसी इंट्रूजन. हमारे पास सिस्टम के अंदर ही इनबिल्ट क्या होता है, जब भी हम लोग कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो उसके इंस्टॉलेशन के साथ ही फायरवॉल और कुछ सिक्योरिटी के प्रोग्राम्स या प्रोटेक्शन इंस्टॉल्ड हो जाते हैं ताकि हम लोग सिस्टम को वायरस से, स्पाईवेयर से, एडवेयर से और पीसी इंट्रूजन से बचा सकें. वायरसेस, स्पाईवेयर, एडवेयर और पीसी इंट्रूजन वी हैव ऑलरेडी लर्नड इन लास्ट लेक्चर. सो you are very well aware about all these things. The next one is preventive measures. You should opt some preventive measures to avoid such happenings. अब preventive measures में हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसी मेथड अप्लाई करने की कोशिश करते हैं ताकि ऐसी जो चीज़ें हैं वायरस की से जनरेट होने वाली जो थ्रेट्स हैं उनसे बचा जा सके. तो अपन इनके बारे में देखते हैं डिटेल में. एक्टिव प्रोटेक्शन पे अगर हम लोग बात करें पहले, तो एक्टिव प्रोटेक्शन में सबसे पहले आता है अथोराइजेशन, और वी कैन से इट इज़ यूज़र नेम और लॉगिन आईडी. यूज़र अथोराइजेशन इज डन बाय वैलिड यूज़र नेम और लॉगिन आईडी एक्सेट्रा. सम थिंग्स डू यू नो, यूज़र नेम इज अ कोड विच अथोराइजेस यूजर्स टू गेट कंप्यूटर एक्सेस आफ्टर लॉगिन. अगर आप लोग सिस्टम से बहुत अच्छे से अवेयर है तो आप लोगों को पता होगा कि सिस्टम के स्टार्ट होने के पहले आपसे लॉगिन आईडी और लॉगिन पासवर्ड और आपका लॉगिन आईडी पूछा जाता है. इवन आप लोगों ने फेसबुक का आईडी बनाया होगा या जीमेल का आईडी बनाया होगा तो उस पर भी आपका यूज़र नेम और लॉगिन आईडी की ज़रूरत होती है, उसके बिना आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते. हम हमारे मोबाइल पर भी अगर आपने सिक्योरिटी पासवर्ड डाल रखा है तो सिक्योरिटी पासवर्ड क्यों होता है, ताकि अथोराइज किया जा सके कि ये व्यक्ति या ये पर्टिकुलर पर्सन इस सिस्टम को चलाने के लिए अथोराइज्ड है. उसी के कारण उस पर क्या डाला जाता है, यूज़र नेम और पासवर्ड डाला जाता है. आप लोग पासवर्ड के लिए हो सकता है कि आप कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू यूज़ करते हो सकता है कि आप पैटर्न यूज़ करते हो. तो ये सब क्या है, अथोराइजेशन का ही एक तरीका है. यहाँ पर किसी भी सिस्टम को एक्सेस करने के पहले हमें या तो उसका यूज़र नेम और लॉगिन आईडी डालना होता है और फिर पासवर्ड भी डालना होता है. तो अथोराइजेशन आपको हमेशा क्या बताता है कि कौन व्यक्ति या कौन इंसान आपके सिस्टम को चलाने के लिए अथोराइज्ड है और वो उसको एक्सेस कर सकता है या नहीं कर सकता है. हम हमारी लैब की ही बात करें तो हमने हमारी लैब में हर सिस्टम के अंदर 2 अथोराइजेशन बना रखे हैं. एक अथोराइजेशन एडमिनिस्ट्रेटर का है और एक अथोराइजेशन आप लोगों का है. आप लोगों के पासवर्ड मुझे नहीं पता है और मेरे पासवर्ड आप लोगों को नहीं पता है. तो ये चीज़ें होती है ताकि आप लोग मेरे एरिया में आपके सिस्टम को एक्सेस ना कर सको और मैं आपके सिस्टम में जाकर या कोई और आपके सिस्टम में जाकर उसको एक्सेस ना कर सकें.
तो ये हमने क्या प्रोवाइड कर रखा है, अथोराइजेशन। तो अगर हम हमारे लैब के सिस्टम की बात करें तो उसमें 2 टाइप के अथोराइजेशन है, एक है आपके नेम के साथ यूज़र नेम और एक है मेरे नेम के साथ यूज़र नेम। ठीक है, तो ये यूज़र नेम जो होते हैं ये क्या कहलाते हैं, अथोराइजेशन कहलाते हैं। उसके बाद आता है ऑथेंटिकेशन। अब ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या होता है, हमने नाम तो बना दिए, अलग अलग आईडी तो बना दिए, लेकिन अब उनके ऊपर हमें क्या डालना होता है, पासवर्ड डालना होता है, ताकि सामने वाला उसको ऑथेंटिकेट होकर उस सिस्टम को एक्सेस कर सके। आप मेरे लॉगिन आईडी पर जाकर अगर अपना पासवर्ड डालेंगे तो वो एक्सेस नहीं होगा, मतलब आप ऑथेंटिकेट पर्सन नहीं हैं। और अगर आप ऑथेंटिकेट पर्सन नहीं है तो आप लायबल भी नहीं है कि आप मेरा सिस्टम चला सकें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ऑथेंटिकेशन क्या है, यूजर इज ऑथेंटिकेटेड बाय अ वैलिड पासवर्ड। यहाँ पे हमने ऊपर जो ऑथराइजेशन की बात की, वहाँ पर अगर हमने यूज़र नेम क्रिएट किया हुआ है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, साथ में वैलिड पासवर्ड भी क्रिएट करना होगा। पासवर्ड इज अ सीक्रेट कोड दैट इज़ यूज्ड टू ऑथेंटिकेट और कंफर्म यूजर्स आइडेंटिटी। अब यहाँ पे जो पासवर्ड होता है वो यूज़र के नेम को ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है या इस बात के लिए कंफर्मेशन क्रिएट करता है कि जो व्यक्ति इस सिस्टम को एक्सेस कर रहा है वो राइट पर्सन है या उसको ऑथेंटिकेट किया जा चुका है। पासवर्ड शुड स्ट्रॉन्ग इनफ टू अवॉइड गेसिंग। हमारे जो पासवर्ड हम लोग देते हैं किसी भी सिस्टम के, भले वो आप सिस्टम के पासवर्ड दे रहे हैं या अगर आप लोग अपने आईडी लॉगिन आईडी के पासवर्ड दे रहे हैं, अगर आपके पोर्टल के पासवर्ड है या आपके फेसबुक आईडी के पासवर्ड है, तो वो हमेशा इतने स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि कोई भी उसको इजीली गेस ना कर सके। जैसे अगर मैं मेरा नाम लिखूं एज अ यूज़र नेम और पासवर्ड में डाल दूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये इजीली गेस किया जा सकता है। हम लोग फिर बाद में हम खुद ही शिकायत करते हैं कि हमारे सिस्टम को सामने वाले ने हैक कर लिया या उसने हमारे ईमेल आईडी को खोल लिया या हमारे अकाउंट से उसने पैसे ट्रांसफ़र कर लिए। तो कुछ हद तक उसके जिम्मेदार हम लोग खुद होते हैं, क्योंकि हम लोग इतने इजी पासवर्ड रख देते हैं कि सामने वाला उसको इजीली गेस करके उसको एक्सेस कर लेता है। मतलब उसको ज़्यादा हैकिंग करने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती, वो इजीली पासवर्ड को क्या कर लेते हैं, गेस कर लेते हैं, और उसके पासवर्ड के गेस होने के बाद तो फिर इजीली आपके अकाउंट का एक्सेस किया जा सकता है। तो इस कारण से हमेशा आपको कहा जाता है कि जब भी आप पासवर्ड रखें हमेशा अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिकल वैल्यू और साथ में कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स, इनका यूज़ ज़रूर करें। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से अपने पासवर्ड क्रिएट करें ताकि इजीली कोई भी उसको एक्सेस ना कर पाए। जनरली यूज़र नेम एंड पासवर्ड इज कॉम्बिनेशन इज यूज टू प्रोवाइड बेटर सिक्योरिटी। अब एक्चुअल में कहीं पर भी कोई भी अकाउंट आप क्रिएट कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको हमेशा यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि उनके कॉम्बिनेशन से ही आप लोग किसी सिस्टम को बेटर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप केवल पासवर्ड दे के किसी सिस्टम को एक्सेस करना चाहते हैं तो पॉसिबल नहीं होता, और अगर आप किसी सिस्टम को केवल यूज़र नेम देकर एक्सेस करना चाहते हैं तो भी पॉसिबल नहीं होता। आपको इन दोनों का क्या यूज़ करना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन। थर्ड वन इज़ बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन, या हम लोग इसको फिजिकल ऑथेंटिकेशन भी बोल सकते हैं। टू प्रोवाइड मोर स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी अ सिस्टम मे बी हैव बायोमेट्रिक डिवाइस टू आइडेंटिफाई अ पर्सन बाय यूनिक बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज लाइक फिंगरप्रिंट, रेटिना स्कैन, वॉइस एंड फेस रिकॉग्निशन एक्सेट्रा which can not be transferred or stolen by others। अब आजकल हमारे यूज़र नेम और पासवर्ड में के अलावा भी एक बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन होता है जिसमें फिजिकल वेरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। फिजिकल वेरिफिकेशन का मतलब होता है कि जिस व्यक्ति को आपने ऑथेंटिकेट किया हुआ है उस व्यक्ति का वहाँ पर होना सिस्टम को एक्सेस करने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि बायोमेट्रिक डिवाइसेस हम लोग इसके लिए यूज़ करते हैं। और बायोमेट्रिक डिवाइसेस जब यूज़ की जाती है तो हो सकता है व्यक्ति का या उस पर्टिकुलर पर्सन का फिंगरप्रिंट के स्कैन से क्या हो, सिस्टम एक्सेस हो। ठीक है, अगर आप किसी बैंक में जाएंगे या SBI के बैंक में जाएंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि उनको बैंक के जो सिस्टम है एक्सेस करने के लिए एक डिवाइस लगाना होती है जिसपे उनको थंब इम्प्रेशन देना होता है, और उनके थंब इम्प्रेशन से वो सिस्टम एक्सेस होना चालू होता है। ठीक है, अगर आप उसमें मैनुअली पासवर्ड डालेंगे या मैनुअली यूज़र नेम डालेंगे तो वो सिस्टम एक्सेस नहीं होगा। वहाँ पे उस पर्टिकुलर पर्सन का खड़े होना या उस पर्सन का वहाँ पे होना कंपलसरी होता है, क्योंकि उसके थंब इम्प्रेशन से क्या होता है, सिस्टम एक्सेस होना चालू होता है। तो ये एक प्रकार से क्या हो गया, बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन हो गया। तो ये बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन का होना ज़रूरी है। या कुछ सिस्टम आप लोग खुद भी इसके एग्जांपल देख सकते हो आपके मोबाइल में भी।
आजकल हमारे पास जो मोबाइल आते हैं वो फिंगरप्रिंट के आइडेंटिफिकेशन के साथ आते हैं, पीछे एक थंब इम्प्रेशन देने का ऑप्शन होता है, तो उस थंब इम्प्रेशन के बाद ही आपका सिस्टम जो मोबाइल है वो अनलॉक होता है। ठीक है, तो ये सब तरीके हो गए बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन के। यहाँ पे हमें पासवर्ड मैनुअली नहीं डालना पड़ता या पैटर्न लॉक हमें यूज़ नहीं करना पड़ता। यहाँ पे केवल हमारे फिंगरप्रिंट से या फेस रिकग्निशन से या वॉइस रिकग्निशन से हमारा सिस्टम क्या हो जाता है, अनलॉक हो जाता है। तो एक ये भी तरीका होता है कि हम लोग बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे हम लोग हमारे सिस्टम को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। देन एंटीवायरस फॉर मलिशियस प्रोग्राम। This program prevents the system from various malicious programs like virus, worms, spyware and Trojan horses, etc. Some commonly used antivirus programs are Quick Heal, Avast, Norton, AV, McAfee. तो एक्चुअल में अभी हमने क्या देखा, हमारे सिस्टम को हमको एक्टिव प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। तो एक्टिव प्रोटेक्शन में हमने सबसे पहले बात की ऑथराइजेशन की, फिर बात की ऑथेंटिकेशन की, फिर बात की बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन की। अब हम लोग बात करते हैं अगर सिस्टम में, अभी हमने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि मलिशियस प्रोग्राम होते हैं, और मलिशियस प्रोग्राम में कौन कौन से होते हैं, वायरस होता है, वॉर्म्स होता है, ट्रोजन हॉर्स होता है, स्पाईवेयर होता है, एडवेयर होता है। इन सब चीज़ों से अगर आप लोग बचना चाहते हैं तो हमें हमारे सिस्टम में क्या इंस्टॉल करना चाहिए, एंटीवायरस। क्योंकि एंटीवायरस 99% के पॉइंट तक क्या करता है, आपके सिस्टम में आने वाले प्रॉब्लम्स को रोक देता है, या आपके सिस्टम को करप्ट होने से रोक देता है, या हैक होने से रोक देता है। इसलिए हमें एंटीवायरस का यूज़ करना चाहिए। और एंटीवायरस जो है, मोस्ट कॉमन एंटीवायरस जो हम लोग यूज़ करते हैं वो क्विक हील है, एवास्ट है, नॉर्टन है, एवी है, मैकेफी है। इनका आप यूज़ एज ए एंटीवायरस कर सकते हैं। एक्टिव हील प्रोटेक्शन की बात करें हम लोग, तो नेक्स्ट वन इज फाइल एक्सेस परमिशन। Files and folders stored on the computers may have limited access permission like read, modify, create and execute permission as per need of the other users in the network. Sometimes a file may also have password to open or modify the content to the provide additional security at file level. देखिए, फाइल एक्सेस परमिशन जो होती है, इस फाइल एक्सेस परमिशन में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे काफ़ी हद तक चीज़ों को मिसयूज होने से बचा सकते हैं। जैसे बाय चांस आपका सिस्टम नेटवर्क में है, आपका सिस्टम कहीं और से भी एक्सेस किया जाता है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, जो आपके फाइल और फोल्डर है उनमें फाइल परमिशन आप लगा सकते हैं। फाइल परमिशन लगाने से क्या फ़ायदा होगा, उससे केवल ये फ़ायदा होगा कि सामने वाला व्यक्ति केवल आपकी फाइल को या तो रीड कर सकता है, अगर आप उसको परमिट करेंगे तो मॉडिफाई भी कर सकता है, आप उसको परमिट करेंगे तो क्रिएट भी कर सकता है, एग्जीक्यूट भी कर सकता है। तो यहाँ पे फाइल को परमिशन देना भी एक हमारे पास क्या है, तरीका है, ताकि हम लोग एक्टिव प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकें हमारे सिस्टम को या हमारे सिस्टम की फाइल्स को। क्योंकि जब भी आप नेटवर्क में होते हैं तो आपके सिस्टम को एक्सेस करना कुछ हद तक इजी हो जाता है। और अगर आपने फाइल एक्सेस परमिशन लगा रखी है तो उस कंडीशन में क्या होगा, आप लोगों की जो फाइल है सामने वाला इतना ईजी तरीके से यूज़ नहीं कर पाएगा या उसमें चेंजेस नहीं कर पाएगा। तो फाइल एक्सेस परमिशन का भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जो हमारे लिए हेल्पफुल होता है। अब नेक्स्ट होता है कैप्चा। ये आपने बहुत जगह देखा होगा, आप किसी भी वेबसाइट पे अगर जाते हैं तो वहाँ पे एक कैप्चा आपको यूज़ करना होता है। कैप्चा का मतलब होता है कि यहाँ पे प्री डिफाइंड कुछ इमेजेस होती है, कुछ नंबर्स होते हैं, कुछ नंबर्स के सम होते हैं, जिनको आपको इस फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना होता है। फिर उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, उस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये कैप्चा का फुल फॉर्म क्या होता है, completely automated public Turing test to tell computer that human and human apart is a program that display distorted image or text as a challenge which can read by human being only. It ensures that website program is being accessed by human being and not by the malicious program computer program bots. देखिए एक्चुअल में क्या होता है, कैप्चा लगाने का रीज़न क्या होता है, क्योंकि आपने कितनी ही वेबसाइट में देखा होगा कि आपको नीचे कुछ डिस्टॉर्टेड ऑर्डर में टेक्स्ट या इमेज होती है, उसको आपको सिलेक्ट करना होता है या उस टेक्स्ट को आपको नीचे फिल इन द ब्लैंक्स में भरना होता है, तब आप वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। इसको लगाने का एक रीज़न होता है कि कितनी वेबसाइट बहुत ज़्यादा क्राइसिस वाली होती है कि अगर उसके ऊपर लोड बढ़ जाए, तो बहुत सारी नहीं, अधिकतर वेबसाइट के लिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब किसी पर्टिकुलर वेबसाइट को हम नंबर ऑफ यूज़र एक साथ एट ए टाइम एक्सेस करते हैं
तो उसका सर्वर डाउन हो जाता है, ठीक है। और सर्वर डाउन होने से बचने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कैप्चा यूज़ करते हैं। क्योंकि कितनी बार ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे प्रोग्राम बना दिए जाते हैं और वो प्रोग्राम क्या करते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटेड होते हैं। वो प्रोग्राम खुद ही आपका क्या करेंगे, लॉगिन आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और एक्सेस करेंगे, लॉगिन आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और एक्सेस करेंगे। तो बाबा ये जब प्रोसेस होती है तो इसके कारण क्या होता है, जो वेबसाइट है उसके ऊपर नंबर ऑफ़ यूज़र्स बढ़ते चले जाते हैं। और जब नंबर ऑफ़ यूज़र बढ़ते हैं तो ऑब्वियस है कि वेबसाइट के क्रैश होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और सिस्टम क्या करता है, जो जिसने भी प्रोग्राम बनाया है या ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है, इसको क्या कहा जाता है, रोबोट कहा जाता है या बोट्स कहा जाता है, ठीक है। और ये बोट्स जो होते हैं या ये जो रोबोट होते हैं, ये उस वेबसाइट को बार बार अलग अलग आईडी और पासवर्ड से क्या करते हैं, एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। अब कोई पर्टिकुलर वेबसाइट है, वो बार बार गलत आईडी और पासवर्ड से एक्सेस की जा रही है, तो उसके क्रैश होने के चांसेस बढ़ते हैं, उस पर नंबर ऑफ हिट बढ़ते हैं। तो इसके कारण वेबसाइट क्या हो जाती है, क्रैश हो जाती है। और वेबसाइट क्रैश ना हो इसके लिए ही हम लोग किसका यूज़ करते हैं, कैप्चा का यूज़ करते हैं। ये जो कैप्चा होता है, ये क्या करता है, केवल ह्यूमन बीइंग द्वारा ही रीड किया जा सकता है या उसका आंसर ह्यूमन बीइंग द्वारा ही दिया जा सकता है। और जब ह्यूमन बीइंग द्वारा उसका आंसर दिया जाता है तो ऑब्वियस है कि वहाँ पे ये कंफर्म हो जाता है कि इस वेबसाइट को एक्सेस करने वाला व्यक्ति कौन होगा, एक ह्यूमन बीइंग है। ये रोबोट नहीं है या ये एक प्रकार का प्रोग्राम नहीं है जो इसको बार बार एक्सेस करेगा। तो इसी कारण से हम लोग कैप्चा का यूज़ करते हैं। और ये कैप्चा आपको करीब करीब आजकल हर वेबसाइट के ऊपर देखने को मिलेगा। तो इसलिए हम लोग एक एक्टिव प्रोटेक्शन के लिए हम लोग कैप्चा का भी यूज़ कर सकते हैं। और ये आजकल करीब करीब सारी वेबसाइट के ऊपर कंपलसरी हो गया है, क्योंकि आपको पता है कि वेबसाइट क्रैश होने की प्रॉब्लम आप लोगों ने बहुत बार सुनी होगी। तो उसका रीज़न ही होता है क्योंकि वहाँ कैप्चा नहीं होता और वहाँ पे ह्यूमन बीइंग के मतलब ह्यूमन बीइंग का ना होना और रोबोट का होना उस वेबसाइट को क्रैश करने का सबसे बड़ा रीज़न होता है। जैसे अगर आप IRCTC की वेबसाइट की बात करें, जो रेलवे की टिकट बुक करती है, वहाँ पर काफ़ी टाइम पहले जो एजेंट होते हैं वो क्या करते थे, रोबोट लगा देते थे। मतलब जैसे सुबह विंडो ओपन होती थी और वो रोबोट क्या करता था, जो फॉर्म है वो फिलअप करके वेबसाइट पे क्रिएट करने लग जाता था। इसलिए वहाँ पे जो टिकट है वो विदिन 1 आवर, विदिन इवन 1 आवर भी बहुत लंबा टाइम हो गया, विदिन 5 मिनट वो टिकट क्या हो जाते थे, ख़त्म हो जाते थे। तो उसके कारण दिक्कत क्या होती थी, जो जेन्युइन तरीके से कस्टमर है, पैसेंजर है, जिनको टिकट चाहिए उनको टिकट नहीं मिलता था और फिर हमें वो टिकट लेने के लिए किसी एजेंट के पास जाना पड़ता था। तो वहाँ पे अब क्या लगा दिया गया है, कैप्चा लगा दिया गया है। तो वहाँ पे रोबोटिंग वर्क नहीं हो पाता, अपने आप टिकट जनरेट नहीं हो पाते। और वो टिकट जनरेट नहीं हो पाते, इसके कारण क्या होता है कि जो जेन्युइन रीज़न पे जिन पैसेंजर को टिकट चाहिए उनको भी टिकट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कैप्चा अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों यूज़ किया जाता है। अब इसके आगे जब हमारी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बनेगा तो हम लोग बात करेंगे और भी एक्टिव प्रोटेक्शंस की, जिसमें फायरवॉल होगा, IDS होगा और हम लोग और कुछ इसके आगे डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से हम कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं अगर हमारा सिस्टम नेटवर्किंग में है। ठीक है, तो आज के लिए अपन इतने ही रखते हैं। थैंक यू।